तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डिस्कस किया। तो अभी फटाफट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, देखते हैं ये सवाल हमसे क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD बेसिकली एक रोम्बस है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैडम वो क्वाड्रिलैटरल रोम्बस के जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हमें उसके देखने पे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि हाँ वो एक रोम्बस है, वो दिया है, और हमें इस बात को मानते हुए क्या करना है, क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बस तुम्हारा चाहे वो चीज़ क्वाड्रिलैटरल रोम्बस के जैसे दिखे या फिर रोम्बस के जैसे ना दिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है इसमें कि ABCD इज़ अ रोम्बस। देखो, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस का ये जो बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, वो फेमस प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी। कोई तुम्हें ऐसे बताएगा नहीं, ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए क्लास 8 से। तो यानी ये वाला AB, ये वाला BC, ये वाला CD, ये वाला DA आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर मैं गिवन की तरफ बात करूँ तो गिवन में दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ रोम्बस। ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल क्या है, मेरा रोम्बस है। तो मैं ये लिख सकती हूँ दैट इज़ कि ये जो मेरा AB है, ये जो मेरा BC है, ये जो मेरा CD है और ये जो मेरा DA है, ये चारों के चारों आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, ये क्योंकि मेरा गिवन है। इवन रोम्बस की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स, जैसे कि ऑल साइड्स को तो आपने इक्वल बता दिया ना, बट आप रोम्बस की जो अपोजिट साइड होती है, जैसे AB के अपोजिट में कौन है, DC, ये पैरेलल होगी। एंड जो आपका AD है, इसके अपोजिट में कौन है, BC, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो एक्चुअली कैसा रहता है, ये वो हिडन इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ इतना लिख देते हैं कि फलाना चीज़ एक रोम्बस है, बट उस हिडन इन्फॉर्मेशन के पीछे ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब खैर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूव क्या करना है, शो दैट क्या करना है, उस पर बातचीत करते हैं। बोल रहा है कि डायगोनल AC, मतलब अगर हम A और C को ज्वाइन करेंगे तो जो डायगोनल बनेगी, ये डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगी एंगल A को और बाइसेक्ट करेगी एज वेल एज एंगल C को। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, अगर मैं इसको एंगल 1 दे दूँ, इसको लेट से एंगल 2 दे दूँ, इसको लेट से एंगल 3 दे दूँ, इसको लेट से एंगल 4 दे दूँ, तो मुझे ये प्रूव करना है पहला पार्ट कि जो मेरे पास डायगोनल है, जो मेरी डायगोनल है AC, वो एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर किसकी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A का भी एंगल बाइसेक्टर है, एज वेल एज एंगल C का भी वो एंगल बाइसेक्टर होगी। मुझको ये प्रूव करना है। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना है कि अगर आप डायगोनल BD को भी ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो डायगोनल BD क्या करेगी, आपके एंगल B के 2 इक्वल पार्ट करेगी, एंगल D के 2 इक्वल पार्ट करेगी। यानी कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सेकेंड टू प्रूव है, वो सेकेंड टू प्रूव मेरा कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जो हमारे पास हमारी दूसरी डायगोनल है, दैट इज डायगोनल BD, ये जो है डायगोनल BD, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसकी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B एंड एंगल D की एंगल बाइसेक्टर है। तो AC A एंगल और एंगल C की एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और आपका जो एंगल B और एंगल D का एंगल बाइसेक्टर कौन है, BD। खैर, बाप रे बाप, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखने से प्रतीत हो रहा है यार कि बहुत ही खतरनाक सवाल है। कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाला इसका बाइसेक्टर है, वो वाला उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखते हैं
कैसे प्रूव किया जा सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ऑब्वियस है कि मैंने जैसे से पहले भी बताया हुआ है कई बार कि हम लोगों की गाड़ी घूम फिर के कॉन्ग्रुएंसी पे ही आके अटक जाती है। हम लोग हमेशा चीज़ों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। खैर, इसको किया जा सकता है क्या? ठीक है, किया जा सकता है क्या, देख लेते हैं, और अगर कर पाए तो अच्छी बात है। ओके, देखो कैसा है। अभी हम लोग इतना तो जानते हैं कि जैसे आप लोगों का जो ट्रायंगल है, आप कोई भी दो ट्रायंगल लो, कोई भी दो ट्रायंगल, उन किसी भी दो ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। ये तो आप जानते हो, ठीक है मैडम, ये तो हम लोग जानते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, बट इससे प्रूफ क्या होता है, खैर वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप एक ट्रायंगल ले लो, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला, जिसको मैं शेड कर रही हूँ। क्यों मैडम आप इसको क्यों कर रहे हो ऐसा शेड? देखो, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कुछ कंसेप्ट लगाना है, इसीलिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कंसेप्ट लगा रही हो भाई आप। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल ए डी सी को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मुझे इसी ट्रायंगल में अपना जो भी करना है कार्य इसी ट्रायंगल में करना है। ए से लेकर डी, डी से लेकर सी, और मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा माननीय फिगर एक रोम्बस है, तो इसीलिए ये वाला ए डी और ये वाला डी सी इक्वल होंगे। भले ही वो तुमको इक्वल दिख नहीं रहे, बट वो इक्वल होंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। तो भले ही वो तुमको ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो फिगर इक्वल, साइड्स इक्वल है, बट इक्वल होंगे ही होंगे, ये बात हम श्योर हैं। ओके, इस वाले इतने टुकड़े को एंगल 1 कहा गया है और इतने टुकड़े को एंगल 2 कहा गया है। तुम्हें अगर थोड़ा सा जब ट्रायंगल चैप्टर तुमने पढ़ा था, ठीक है, तो तुम्हें शायद याद होगा अपना भूतकाल कि अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, दो साइड्स बराबर, ठीक है, आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपके वो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम पढ़े थे, यानी कि अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे पास एक ट्रायंगल ए डी सी है, तो ट्रायंगल ए डी सी में मैं जानती हूँ कि मेरा ए डी और ये जो मेरा डी सी है ये आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्यों? ये देखो ना, मैंने लिख के दिया है, क्योंकि वो फिगर एक रोम्बस है। तो हमने जो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, वो ट्रायंगल चैप्टर क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसा वो चैप्टर कहता था। तो एडी के अपोजिट कौन है? एंगल 2। और डीसी के अपोजिट कौन है? डीसी के अपोजिट है एंगल 1। इसका रीज़न हम क्या दे सकते हैं? पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है ये आपस में क्या है? इक्वल है। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये ऊपर वाला ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, अच्छा एंगल 2 नहीं, सॉरी ये 3 है यार, माय मिस्टेक, ये 3, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 1 आपस में क्या हो गया? इक्वल प्रूफ हो गया। इससे ये पता चलता है। ठीक है मैडम, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 लगाते हैं। मैंने क्या कहा? इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, यानी कि ये वाला ए बी और ये वाला डी सी आप पैरेलल ले लो और इस वाले बी डी को आप ट्रांसवर्सल ले लो। ठीक है, अच्छा उसको ट्रांसवर्सल ना लो, आप इसको ट्रांसवर्सल ले लो। ये वाले ए सी को आप ट्रांसवर्सल ले लो। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेरा सेग ए बी है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके? आपके सेग डी सी के। एंड हम ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हैं? ए सी को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ पैरेलल है, ये तो मैडम हमको कहीं दिया ही नहीं था। मैंने क्या कहा? आपको लिख कर दिया है कि वो रोम्बस है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वाली चीज़। ठीक है, कि हाँ यार वो वाली चीज़ क्या रहेगी? आप लोगों की पैरेलल रहेगी। ठीक है, और उसकी जो अपोजिट साइड्स है या फिर जितनी भी साइड्स है वो सब इक्वल रहेंगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने ये जो तुम्हारा ए बी है, ए से लेकर बी, और जो तुम्हारा डी सी है, अगर तुमने इन दोनों को पैरेलल लिया और इस ए सी को अगर तुमने ट्रांसवर्सल लिया,
तो ऐसे केस में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं? अरे हाँ मैडम, तो ये वाला एंगल 1 और तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं? ये वाला एंगल 1 और यहाँ पे एंगल नंबर 4, ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और आप एंगल 1 को और एंगल 4 को इक्वल कह सकते हो, और इसका रीज़न दे सकते हो क्या? अल्टरनेट एंगल। तो इससे क्या पता चला कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मुझे नहीं पता इसका आगे मुझे क्या यूज़ है, बट मैंने इसको एक इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको देखकर क्या समझ में आता है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? एक मिनट। कि मैडम एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। सॉरी। और एज वेल एज वो एंगल 4 के भी इक्वल है, यानी कि 1, 3 और 4 ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब उस AC ने 2 इक्वल टुकड़े किए, बराबर। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो डायगोनल AC है, ठीक है, वो जो डायगोनल AC है उसने बाइसेक्ट किया एंगल C को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब वही होता है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और वो 2 इक्वल पार्ट्स क्या हैं? एंगल 3 एंड एंगल 4। तो मुझे क्या प्रूव करना था कि अगर आप डायगोनल AC बनाते हो तो वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगी, और मुझे क्या प्रूव करना था कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी। तो मैंने अभी क्या प्रूव कर दिया कि उसने एंगल C को बाइसेक्ट किया। अगर हम यही प्रोसेस को पूरा रिपीट करें तो मैं ये लिख सकती हूँ कि सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। पूरी स्टेप्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है, बराबर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ऐसा प्रॉपर तरीके से इसको लिखो, सॉरी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट, ठीक है। सिमिलरली हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि उसने AC को बाइसेक्ट किया है, किसने? एंगल A को। पूरा आपको रिपीट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इवन अगर आप यही सेम मेथड फॉलो करोगे, ठीक है, यही सेम मेथड अगर आप फॉलो करोगे, जो कि अगेन आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो कि आप लोगों का जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एंड एंगल D को। और यही चीज़ हमको प्रूव भी करनी थी, और ये चीज़ हो गई हम लोगों की प्रूफ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे मैडम आप डायरेक्ट सिमिलरली लिख रहे हो, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक पार्ट प्रूव करके दिखा दीजिए, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ओके, डन। अच्छा ठीक है, बस ख़त्म हो गई हमारी कहानी। तो यहाँ पे फिलहाल इस सवाल का, इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल के साथ आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे।